हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4। इसके अंतर्गत हम लोग एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका इस यूनिट से एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। तो इस यूनिट नंबर 4 में है हमारा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग यानी धातु लिगेंड अबंधन। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अबाउट लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी सीएफटी थ्योरी की लिमिटेशन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बाद हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे। 2-3 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आखिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। तो इस थ्योरी को सर्वप्रथम बेथे वान आर्कल एंड द गैरिक नाम के वैज्ञानिक ने सन 1930 में प्रतिपादित किया था। आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किए जाने के कारण इसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा गया। क्या बताया जा रहा है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इस थ्योरी को सर्वप्रथम बेथे वान आर्कल एवं गैरिक नाम के वैज्ञानिक ने सन 1930 में प्रतिपादित किया था। इन वैज्ञानिकों ने आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किए जाने के कारण इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से हमारा मेटल आयन बीच में होता है और लिगेंड कॉर्नर पर चारों साइड जुड़े रहते हैं, जो कि लिगेंड पर ऋणायन यानी कि निगेटिव चार्ज होता है और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी चीज को हम थ्योरी पॉइंट में लिखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मुख्य रूप से केंद्रीय धातु आयन यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल तथा इसके चारों ओर उपस्थित लिगेंड से के रिलेशंस को प्रदर्शित करता है। क्या बताया जा रहा है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है मुख्य रूप से केंद्रीय धातु आयन यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल तथा उसके चारों ओर उपस्थित लिगेंडों के रिलेशंस को प्रदर्शित करता है। मेटल आयन में सभी 5d ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी को रखते हैं। क्या बता रहा है कि जो मेटल आयन होता है इसमें सभी 5d ऑर्बिटल जो है इक्वल एनर्जी को रखते हैं। जब लिगेंड मेटल आयन के पास पहुंचते हैं तो लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जब लिगेंड मेटल आयन के पास पहुंचता है, क्या यानी कि जो लिगेंड होता है वो मेटल आयन के पास यदि पहुंचता है तो लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। तो इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल भिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के ग्रुप्स को डिवाइड हो जाता है। क्या बता रहा है कि इक्वल एनर्जी वाले जो डी ऑर्बिटल होता है भिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, जो हमारा क्रिस्टल फील्ड विपाटन कहलाता है, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये क्या होता है कि जो मेटल आयन होता है इसके 5 इक्वल एनर्जी वाले, क्या होता है कि जो मेटल आयन होता है इसके 5 इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के निकट लिगेंड्स के पहुंचने से विभिन्न एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के समूह में विभाजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। कुछ इस प्रकार से हमारा जैसे 5 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी वाले होते हैं और इसका जब विपाटन होता है तो ईजी ऑर्बिटल्स में और T2G ऑर्बिटल्स में होता है। T2G ऑर्बिटल 3 होता है और E2G EG जो होता है वो 2 ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। कुछ इस प्रकार से हमारा नहीं कि जो यहाँ dx2 y2n या dz2 होता है और dxy dy2 और dxz होता है कुछ T2G ऑर्बिटल्स। यानी यहाँ क्या बताया गया थ्योरी पॉइंट में कि मेटल आयन के 5 इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के निकट लिगेंड्स के पहुंचने से विभिन्न एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के समूह में विभाजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मुख्य परिकल्पना यानी पोस्टुलेट्स के बारे में देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या क्या परिकल्पनाएं हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट परिकल्पना है वो है बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स निर्माण में या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में प्रयुक्त लिगेंड रेडायन जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इत्यादि हो सकते हैं या उदासीन जैसे NH3 या H2 भी हो सकते हैं। दूसरा नंबर इसकी परिकल्पना बता रहा है कि यह संकुल जो है कॉम्प्लेक्स केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल मेटल आयन तथा इससे घेरे हुए लिगेंड का ग्रुप होता है। इसकी थर्ड नंबर परिकल्पना है कि कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय लिगेंड अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से मेटल आयन की ओर अग्रसर होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स जो होता है निर्माण के समय लिगेंड अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से मेटल आयन की ओर अग्रसर होते हैं। जो 4 नंबर का परिकल्पना है इसका कि लिगेंड के सेंट्रल मेटल आयन की ओर अग्रसर होने पर मेटल आयन के डी ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। 5 नंबर है डी ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि होने के कारण डी ऑर्बिटल भिन्न भिन्न ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। क्या बता रहा है कि जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि होने के कारण डी ऑर्बिटल भिन्न भिन्न ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं सीएफटी थ्योरी की लिमिटेशन, जो कि अक्सर एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दोनों टाइप में पूछा जाता है। तो इसकी जब सीएफटी थ्योरी की फर्स्ट लिमिटेशन यह है कि यह थ्योरी जो है सेंट्रल एटम की केवल डी ऑर्बिटल की ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन यस और पी ऑर्बिटल के लिए यह थ्योरी लागू नहीं होता है।
क्या बताया जा रहा है कि जो CFT थ्योरी होता है, यह थ्योरी जो है मुख्य रूप से सेंट्रल एटम के केवल d ऑर्बिटल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन s और p ऑर्बिटल के लिए यह थ्योरी लागू नहीं होता है। CFT थ्योरी का जो सेकेंड लिमिटेशन है वह यह है कि यह थ्योरी जो है कुछ धातुओं के व्यवहार की व्याख्या करने में विफल रहा। यानी जो CFT थ्योरी है कुछ धातुओं के व्यवहार की व्याख्या करने में भी विफल रहा, जैसे H2O OH माइनस की तुलना में मजबूत लिगेंड है। इसकी थर्ड नंबर लिमिटेशन है, यानी कि CFT थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल ऑर्बिटल्स पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है, लेकिन लिगेंड ऑर्बिटल पर विचार नहीं किया गया। क्या होता है, जो CFT थ्योरी है इसमें मेटल ऑर्बिटल पर तो पूर्ण रूप से विचार किया गया, लेकिन जो लिगेंड ऑर्बिटल है उस पर विचार ही नहीं किया गया है। इसकी जो तीसरा लिमिटेशन है। और चौथा नंबर इसका जो लिमिटेशन है, यह थ्योरी जो है पी बॉन्डिंग होने की संभावना को खारिज करता है। क्या होता है कि जो CFT थ्योरी होता है यह पी बॉन्डिंग होने की संभावना को खारिज करता है। यह एक गंभीर कमी है, क्योंकि पी बॉन्डिंग कई कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है। इसकी 5 नंबर लिमिटेशन है कि इस थ्योरी के द्वारा सहसंयोजक गुणों की व्याख्या संभव नहीं। क्या बता रहा है कि जो CFT थ्योरी है इसके द्वारा हम सहसंयोजक गुणों की व्याख्या संभव नहीं होती है। इसकी 6 नंबर जो लिमिटेशन है इस थ्योरी का कि यह स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी की ही व्याख्या नहीं कर पाता। क्या होता है कि यह स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी की ही व्याख्या नहीं कर पाता है। इसका 7 नंबर लिमिटेशन है कि यह सिद्धांत लिगेंड की कक्षाओं के बारे में कुछ नहीं कहता है, यह केवल धातु कक्षक पर केंद्रित रहता है। इसकी 8 नंबर लिमिटेशन है, यह थ्योरी जो है IRCl6 2 माइनस के ESR इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग रेजोनेंस स्पेक्ट्रम की हाइपर फाइन संरचना PTX42 माइनस एंड PDX42 माइनस कॉम्प्लेक्स के न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस यानी NQR COCl42 माइनस के समान संकुलों के असामान्य रूप से में बड़े अवशोषण बड़ों की बैंडों की व्याख्या नहीं कर पाता। ये तो हम लोग CFT थ्योरी के 8 लिमिटेशन हम लोग देखें, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं हम लोग संयोजकता बंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी इसके यदि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं पूछा गया तो आपका ये थ्योरी जरूर पूछा जाएगा, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग देखते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सर्वप्रथम सन 1927 में हिटलर एवं लंदन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जिसे सन 1933 में पालिंग और स्लेटर ने संशोधित किया और आधुनिक रूप दिया। इसे हम HLPS यानी कि क्या बोल सकते हैं, हिटलर लंदन पॉलिंग एंड स्लेटर थ्योरी भी कहते हैं, यानी HLPS थ्योरी भी कहते हैं। शॉर्ट टाइप में कभी पूछ देता है। यदि HLPS यदि पूछता है तो आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में ही लिखना होता है। इसके मेन पॉइंट इस प्रकार क्या बता रहा है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके कुछ पॉइंट दिया गया है। इसमें से हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बॉन्ड के निर्माण के लिए दोनों एटम में विपरीत चक्रण वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक। क्या बता रहा है कि बॉन्ड के निर्माण के लिए दोनों एटम में विपरीत चक्रण वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक होता है। जैसे 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं, पॉजिटिव है यहाँ बीच में, और 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ द 1s ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैपिंग होता है और यहाँ कोवालेंट बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण होता है। इसका दूसरा नंबर पॉइंट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि एटम जिनमें मॉलिक्यूल बनता है। क्या होता है कि एटम जिनमें मॉलिक्यूल बनता है अर्थात जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, वे एटम उस मॉलिक्यूल में भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल अपूर्ण ऑर्बिटल कहलाते हैं। क्या होता है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपूर्ण ऑर्बिटल कहलाते हैं, और यही अपूर्ण ऑर्बिटल जो है एक नई वृहत ऑर्बिटल को बनाते हैं जो कि मेटल को जो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी को प्रदान करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो चौथा पॉइंट है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का दोनों एटम के मध्य आदान प्रदान होता है, जिससे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या होता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का दोनों एटम के मध्य में आदान प्रदान होता है, जिससे बॉन्ड की
स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ द VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कभी कभी इस टॉपिक के जैसे भी देता है इसको तुलना करने के लिए VBT एवं MOT में। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है गणितीय दृष्टि से MOT से अधिक कठिन है। क्या होता है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है वो गणितीय दृष्टि से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अधिक कठिन है, क्योंकि हम इसको MOT को अलग से टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को तो पढ़े। अब इसमें हम थोड़ा सा कंपैरिजन को देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कंपैरिजन है वह बता रहा है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है वह गणितीय दृष्टि से MOT से अधिक कठिन होता है। सेकेंड नंबर कंपैरिजन बता रहा है कि जो MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अधिक सही यानी एग्जैक्ट है। थर्ड नंबर इसका कंपैरिजन में लिखते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है थ्योरी में वह एटम जिनमें कोई मॉलिक्यूल बनते हैं तो मॉलिक्यूल बनने के बाद भी अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, जबकि जो MOT में होता है नया मॉलिक्यूल बनने के बाद एटम अपनी पहचान को खो देता है। क्या होता है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है इसमें यदि कोई नया मॉलिक्यूल बनता है तो अपने पुराने मॉलिक्यूल की पहचान को नहीं खोता है, और जो MOT होता है वह नया मॉलिक्यूल बनने के बाद अपनी पहचान को खो देता है। चौथा नंबर जो कंपैरिजन हम करते हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है जिसमें जिस एटम का इलेक्ट्रॉन होता है उससे ही उस एटम मानते हैं। क्या बता रहा है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जिस एटम का इलेक्ट्रॉन होता है उससे उसी एटम को मानते हैं, जबकि जो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है इसमें इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का ना होकर संपूर्ण मॉलिक्यूल का होता है। इसका जो 5 नंबर कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटम की इंट्रैक्शन से प्रारंभ करते हैं। क्या बता रहा है कि VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटम की इंट्रैक्शन से प्रारंभ करते हैं, जबकि MOT में एटम के नाभिक को प्रारंभ करते हैं। 6 नंबर कंपैरिजन है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है इसमें रेजोनेंस यानी अनुनाद को महत्व दिया गया है, जबकि MOT में रेजोनेंस का कोई स्थान नहीं दिया। क्या होता है कि जो VBT थ्योरी होती है इसमें रेजोनेंस अनुनाद का महत्व दिया गया है, जबकि जो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है इसमें रेजोनेंस का कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। 7 नंबर कंपैरिजन पॉइंट में लिखते हैं हम लोग कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है इसमें बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड एनर्जी आदि का परिकलन इजी है, लेकिन MOT में कठिन है। यानी जो VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी आदि का परिकलन इजी है, लेकिन MOT में कठिन होता है। अब हम लोग इसका डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 2-3 टॉपिक को देकर आपको 25 नंबर में पूछ देता है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक एक करके पूछता है। तो आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो प्रतिपादन है हुंड एवं मुलिकन नाम के वैज्ञानिक ने किया। क्या बता रहा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT का प्रतिपादन हुंड एवं मुलिकन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसके लिए 1966 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बताया जा रहा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है इसका प्रतिपादन हुंड एवं मुलिकन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसके लिए उन्हें सन 1966 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। MOT थ्योरी के अनुसार जो है फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं हम लोग कि जब एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के निकट आते हैं तब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके या तो ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जब दो एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के निकट आते हैं तब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करके या ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। यानी 1s और 1s ये दो मिले एटॉमिक ऑर्बिटल ये जब ओवरलैपिंग करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद उनको बनाने वाले एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का पहचान समाप्त है। क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद उनको बनाने वाले एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का पहचान समाप्त हो जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल एवं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अंतर यह होता है। क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अंतर यह होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित रहता है। 7 नंबर पॉइंट है केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सकते हैं जिसके लिए सिमेट्री अनुमति देती है एवं जिनके एनर्जी लगभग बराबर होता है।
क्या बता रहा है कि केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सकते हैं जिनके लिए सिमेट्री अनुमति देती है एवं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। 5 नंबर है, प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या इलेक्ट्रॉन में पाए जाने के प्रायिकता को दर्शाता है। यानी प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। 6 नंबर पॉइंट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। क्या होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं उतने ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 7 नंबर पॉइंट है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। क्या बता रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो तो इसको हम सिग्मा, पाई, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एमओटी का जो 8 नंबर पॉइंट में बोलता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप बाउ हुंड एवं पाउली के नियमानुसार ही होता है। क्या बता रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप बाउ हुंड एवं पाउली के निम्नानुसार ही होता है। इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं, इसके पश्चात ही अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं, इसके पश्चात ही अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो के प्रकार यानी टाइप्स। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 टाइप्स के होते हैं। आप यदि एमओटी के बारे में पूछता है तो आपको इस थ्योरी के साथ साथ इसके टाइप्स के बारे में भी बताना होता है, तभी जाके आपको फुल मार्क मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वह 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और तीसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमको इसको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट प्रकार है एमओटी का वह है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। क्या बता रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस के द्वारा आकर्षित रहते हैं। क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस के द्वारा आकर्षित रहते हैं, किंतु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों के द्वारा एक साथ आकर्षित होने लगते हैं। हमारा जो एमओटी का जो सेकेंड प्रकार होता है वह है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के बराबर होती है। क्या बता रहा है कि इन ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के बराबर होता है। ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग तो नहीं लेते हैं, अतः इन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल बनाने में भाग ही नहीं लेते हैं, यानी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, अतः इन्हें हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एमओटी का जो थर्ड प्रकार होता है वह है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होता है। क्या बता रहा है कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है। इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बताया जा रहा है कि इन मॉलिक्यूलर में ऑर्बिटल की एनर्जी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होता है। इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। अब हम लोग छोटा सा एक टॉपिक और देखते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है, जो कि हर बार पूछ ही देता है, इसको अथवा में करके इसको पूछता है, जो कि टॉपिक है हमारा वर्ग समतली संकुल यानी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, यानी वर्ग समतली संकुल यानी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, LGO, इसको LGO भी बोलते हैं। मेटल लिगेंड, इसमें लिखते हैं हम लोग मेटल लिगेंड ML4 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की D4 सिमेट्री होती है। क्या बता रहा है कि जो मेटल लिगेंड ML4 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की D4 सिमेट्री होती है। इन संकुलों में धातु आयन के d ऑर्बिटल
यानी इन संकुलों में धातु आयन के d ऑर्बिटल जैसे A1G, DZ2, EG, DXY और DYZ होता है, और B2G, DXY तथा जो B1G होता है वो DX स्क्वायर Y स्क्वायर होता है। ऑर्बिटल में विभाजित हो जाते हैं। क्या होता है कि ऑर्बिटल में विभाजित हो जाता है। जो हमारा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। इसी तरह जो p ऑर्बिटल की भी अपनी समभ्रंशता त्याग कर, क्या होता है कि इसी तरह p ऑर्बिटल भी अपनी समभ्रंशता को त्याग कर जो है A2U PGZ और EU PX और PY सिमेट्री के ऑर्बिटल में बढ़ जाते हैं। क्या बताया गया कि जो d ऑर्बिटल होता है वह 4 भाग में बढ़ता है, जैसे A1G, EG और B2G और B1G, इस प्रकार से हमारा बढ़ता है। और जो p ऑर्बिटल होता है हमारा A2U यानी PZ और EU PX और PY सिमेट्री में ऑर्बिटल में बढ़ जाता है। यक्स व वाई अक्षों पर स्थित जो 4 लिगेंड A1G, क्या बता रहा है कि यक्स व वाई अक्षों पर स्थित 4 वाई लिगेंड A1G, B1G तथा EU सिमेट्री के लिगेंड्स ऑर्बिटल समूहों यानी LGO, क्या बता रहा है कि लिगेंड ऑर्बिटल समूह LGO का निर्माण करते हैं। ये समान सिमेट्री के धातु आयन कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करके, यानी ये समान सिमेट्री के धातु आयन कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा आणविक कक्षक आरेख प्रदान करते हैं, यानी सिग्मा आणविक कक्षक आरेख को प्रदान करते हैं। जबकि जो A2U, EG तथा B2G समिति के कक्षक अनाबंधी नॉन बॉन्डिंग बने रहते हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग 4 स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसमें पहला हम देखते हैं क्या होता है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4। इसमें चारों हम प्लस प्लस लिए हुए हैं। क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4, ये क्या है, A1G है हमारा। अब दूसरा स्टेप में हम लोग यहाँ देखते हैं क्या होता है कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं प्लस प्लस यहाँ रहेगा और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमारा जो चौथा स्ट्रक्चर होता है, तीसरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तो प्लस रहेगा, ये सेम माइनस रहेंगे, यानी सिग्मा। इसमें क्या बता रहा है कि जो सिग्मा 1 जो है प्लस में है, सिग्मा 2 जो है माइनस में है, और सिग्मा 3 यानी कि सिग्मा 3 जो है यहाँ प्लस में है और सिग्मा 4 जो है माइनस में। ये क्या है, हमारा B1G है। इसमें जो दिखाया गया है वह क्या दिखाया गया है कि जो सिग्मा 1 है वह प्लस में है, सिग्मा 3 जो है सिग्मा 3 माइनस में है, और सिग्मा 2 या सिग्मा 4 जो है प्लस माइनस होते रहते हैं, 2 और 4 प्लस माइनस होते रहते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर है। NiCN42 माइनस संकुल में कुल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन लिगेंड से प्राप्त होते हैं, तथा Ge माइनस Ni सेकेंड D8 विन्यास कन्फिगरेशन आयन के A16 इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के 8 आणविक कक्षकों में स्थान लेंगे और संकुल प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं स्क्वायर प्लानर का, जो कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना सकते हैं। और वर्ग समतली संकुल में सिग्मा आणविक आरेख है। क्या है, वर्ग समतली संकुलों में सिग्मा आणविक कक्षक आरेख है। जी, इसको आपको एग्जाम में बनाएंगे तभी जाके इस पॉइंट के अंतर्गत आपका फुल नंबर मार्क मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना है। यदि आपने पूरी वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपका यूनिट नंबर 4 से एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।